भुक्कड़ सास बहू का करवा चौथ। हे राम, क्या करूं मैं इस लड़की का। पूरे बिस्तर पर खाने पीने की चीजें फैला रखी हैं। अरे और लड़कियों के बिस्तर पर कपड़े, मेकअप का सामान, किताबें, फोन रहता है, लेकिन मेरी लड़की के बिस्तर पर तो 24 घंटे सिर्फ खाने पीने का सामान रहता है। आधे घंटे पहले ही तूने खाना खाया है और अब उसके बाद ये सब खा रही है। तेरा पेट है या कुआं? कभी कभी तो लगता है कि मैंने कोई लड़की नहीं बल्कि खबीस को जन्म दिया है जो 24 घंटे खाती ही रहती है। क्या माँ, आप भी ना जब देखो मुझे खाने के लिए टोकती रहती हो। अब भूख लगती है तो मैं क्या करूं? मैं तो कह रही हूँ आप भी आओ और ये बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज ट्राई करो। कसम से आप भी इसकी फैन हो जाओगी। तुझे समझाने से अच्छा है कि मैं अपना सर दीवार में मार लूं। तू ही खा ये सब। मुझे तो डर लगता है तेरी शादी के बाद बेचारी तेरी सास का क्या हाल होगा। वो तो तेरे लिए खाना बना बना कर ही थक जाएगी। तेरे दहेज में मुझे पैसे और सामान की जगह राशन और शेफ देने होंगे, वरना तू तो अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देगी। अधीरा बचपन से ही एक भुक्कड़ किस्म की लड़की होती है जो 24 घंटे लगातार खा सकती थी, जिसके चलते अधीरा की माँ जमुना काफी कहती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अधीरा के लिए एक रिश्ता आता है। और बहन जी, ये लड्डू तो बड़े बढ़िया मंगवाए हैं आपने। खाते ही मजा आ गया। मेरा बस चले तो मैं पूरी की पूरी प्लेट ही खा जाऊं। और ये गर्मा गर्म समोसे खाने में आहा, ये तो खाने में सुहागा हो गया। अगर ऐसा खाना रोज रोज मिले तो मैं तो भाई अपने बेटे का रिश्ता देखने जाऊं। आप भी बड़ी मजाकिया हैं बहन जी। रिश्ता देखने आई अनुराधा झटपट से सारा का सारा नाश्ता खत्म कर देती है, जिसे देखकर जमुना को बड़ी हैरानी होती है। अरे बहन जी, ये समोसे तो खत्म हो गए। जरा एक प्लेट समोसे और मंगवा दीजिए। मुझे तो आपके यहाँ के समोसे बहुत ही पसंद आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। समोसे मंगवाने के लिए ही तो मैं यहाँ बैठी हूँ। जब से आई है तब से भुक्कड़ों की तरह खाई जा रही है। पता नहीं कि रिश्ता देखने आई है या खाने के लिए। जी बहन जी, अभी लाती हूँ। भाग्यवान, हम लड़की देखने आए हैं, ना कि खाने के लिए। खाना बंद करो और रिश्ते के बारे में बात करो। जी, आपके समोसे और लड्डू तो इतने स्वादिष्ट है कि मैं जिस काम के लिए आई थी वही करना भूल गई। आपकी बेटी अधीरा हमें बहुत पसंद आई और ये रिश्ता हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम बड़े अच्छे से करवाइएगा। वो क्या है ना, हमारे खानदान वाले खाने के बहुत शौकीन हैं। बहन जी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। खाने में और शादी में कोई भी कमी नहीं आएगी। कुछ ही महीनों में अधीरा की शादी अनुराधा के बेटे नीरज से हो जाती है। बाहू, तू यहाँ बैठ जा। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म है। सारी औरतें अभी आती होंगी। अबे यार, ये क्या मुसीबत है। एक तो अपनी शादी में मुझे ढंग से खाने को मिला नहीं। सोचा था घर पहुंचकर खाऊंगी, लेकिन यहाँ अभी रस्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 2 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। क्या खाऊं क्या खाऊं। एक तो घूंघट में कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अधीरा मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ जाती है। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी अचानक अधीरा को अपने पास में रखी एक लड्डू की प्लेट दिखाई देती है। अधीरा ना इधर देखती है ना उधर और चुपके से 4-5 लड्डू उठाकर अपनी गोद में रखकर घूंघट में छुपकर खाने लगती है। और जैसे ही कोई मुंह दिखाई के लिए औरत अधीरा का घूंघट ऊपर करती तो अधीरा अपने मुंह में लड्डू छुपा लेती, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे ही अधीरा की शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही अधीरा अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। खुशबू तो बड़ी आ रही है, लेकिन भूख भी लग रही है। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अधीरा चुपके से प्लेट उठाती है और अपनी पहली रसोई का खाना खुद ही खाने लगती है। थोड़े के चक्कर में अधीरा अपना बनाया हुआ पूरा खाना चट कर जाती है कि तभी वहां अधीरा की सास अनुराधा आ जाती है। ये क्या बहू, तूने सारा खाना खा लिया? इतना सारा खाना तू अकेले खा लेती है क्या? हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। भूख लग रही थी इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं थोड़ी देर में ही दोबारा से खाना बना दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी बहू भी बिल्कुल मेरी तरह खाने वाली है। एक काम कर, खाना छोड़, हम दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करते और मजे से खाएंगे। खाना बनने में समय तो लगता ही है।
दोनों ही सास बहू को एक दूसरे के खाने के बारे में जानकर बड़ी खुशी मिलती है, जिसके बाद अदीरा बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है और दोनों सास बहू मिलकर पूरा खाना चट कर जाती हैं। अपनी अपनी पत्नियों के इतना खाना खाता देख कि नीरज और शेखर हमेशा परेशान रहते थे। अनुराधा, पहले तो घर में सिर्फ तुम ही थी जो भुक्कड़ों की तरह खाना खाती थी, लेकिन जब से बहू आई है तब से तो मानो आधे से ज्यादा पैसे तो घर के राशन में ही चले जाते हैं। अभी 10 दिन पहले ही घर का राशन भरवाया था और देखो आज राशन खत्म हो गया। तुम दोनों अपने खाने पर कंट्रोल रखो, इतना खाना खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे आप भी ना, इंसान कमाता क्यों है कि वो खा सके। हमारे पास कौन से पैसों की कमी है। मैं तो कह रही हूँ आप दोनों भी हमारी तरह खाना शुरू कर दो। देखो तो जरा अपना शरीर कैसे हड्डियों की तरह, हमारा देखो हट्टा कट्टा। पिताजी और नीरज जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो लगता है इंसान का जन्म सिर्फ खाने के लिए हुआ है। अनुराधा और अधीरा की बात सुनकर नीरज शेखर अपना सर पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि इन दोनों को बोलना और भैंस के सामने बीन बजाना एक बराबर है। ऐसे ही समय गुजरता है और सास बहू का खाना दिन पर दिन बढ़ता रहता है। ऐसे ही करवा चौथ का दिन आ जाता है। बहू जल्दी जल्दी खा ले, वरना शाम तक खाने के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। सीधा चांद निकलने के बाद ही हम कुछ खा पाएंगे। हाँ माँ जी, जब भी तो जल्दी जल्दी खा रही हूँ, आप भी जल्दी जल्दी खा लीजिए। अभी तो बहुत सारी चीज खानी बाकी रह गई है। दोनों सास बहू अपनी सरगी में भुक्कड़ों की तरह खाना खाना शुरू कर देती हैं और पेट भर कर खाना खाकर सो जाती हैं। करवा चौथ के दिन दोनों सास बहू तैयार होकर कथा सुनने की जगह बल्कि पूरा दिन सिर्फ खाना बनाने की तैयारी में लगी रहती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और चांद के निकलते ही दोनों सास बहू अपने पति की पूजा कर खाना खाने के लिए भाग जाती हैं। ना ही तो वो अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं और ना ही उनके पैर छूती हैं। ये सब देखकर नीरज और शेखर को काफी बुरा लगता है। अपनी पत्नियों को ऐसी हरकतें करते देख दोनों बाप बेटे निराश होकर सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं कि तभी दोनों का अचानक सीढ़ियों पर से पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर अनुराधा और अदीरा भागी भागी जाती हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। देखिए, उनकी काफी सीरियस कंडीशन है। आप लोग बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उन दोनों को होश आ जाए। ये हमारी वजह से हुआ है। हमें करवा चौथ जैसे पवित्र व्रत का ना अपमान नहीं करना चाहिए था और पूरा दिन खाने के इंतजार में बैठे रहे। व्रत खोलने के बाद हमने अपने पति के पैर तक नहीं छुए और खाना खाने के लिए भाग गए कि हाँ, सब हमारे ही कर्मों का फल है जो उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अनुराधा और अधीरा रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके कुछ घंटों बाद नीरज और शेखर को होश आ जाता है, जिसके बाद दोनों पत्नियां अपने पतियों के पास भागी भागी जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, काश हम आपकी बात पहले ही मान लेते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। हमारे कर्मों का फल आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज के बाद हम अपनी भुक्कड़ों वाली आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। अपनी पत्नियों को अपनी गलती का एहसास होता देख वो दोनों उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब दोनों सास बहू भुक्कड़ जैसे खाना खाना छोड़ देती हैं और हमेशा कम और हेल्दी खाना खाती हैं। और फिर अगले साल दोनों सास बहू करवा चौथ का फास्ट पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। ओहो, गरम गरम आलू की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। बस जल्दी से चांद निकल आए तो करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद हम दोनों भी ये सब खाएंगे। हाँ बहू, ये तो है। तू फिलहाल जल्दी से हाथ पैरों पर महावर और नेल पॉलिश लगा ले। सुहागन को पूरे 16 श्रृंगार करने चाहिए आज के दिन। हाँ हाँ माँ जी, मैं कर ही रही हूँ। देखो, हे भगवान, खाना बनाते बनाते तो मेरे हाथ थक गए। ओहो, क्या खुशबू आ रही है, गरम गरम कचौड़ी। आज मेरे प्यारे भैया के लिए तैयार हो रही है। काश किसी ने मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखा होता तो मैं अपने हाथ से उसका व्रत खुलवाता। कोई बात नहीं देवर जी, एक दिन आपके जीवन में भी एक वो लड़की आएगी जो आपके लिए बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखेगी। फिर आप उसको गजरा ला कर देना, चूड़ियाँ ला कर देना। वो तो जरूर करूंगा भाभी, पर एक बात बताइए, आप दिन पर दिन इतनी जवान होती जा रही हैं, चेहरे पर चमक आ गई है। और एक मेरे भैया हैं जो दिन पर दिन किसानी करते करते बूढ़े होते जा रहे हैं। क्या राज है भाभी, जरा बता दीजिए। हाँ हाँ। नटखट देवर अपनी भाभी को हंसते हुए घर के सभी लोगों के सामने कंधा मारता है। ओफो देवर जी,
आप क्या कर रहे हैं? और पिताजी यहीं बाहर हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे तो क्या हो गया? अब मेरा बेटा अपनी भाभी से हंसी मजाक नहीं करेगा तो पड़ोस की आंटियों से करेगा क्या? बिल्कुल सही कहा माँ ने। बहुत हंसी मजाक हो गई। माँ, चांद निकलने वाला है। आप दोनों जल्दी से तैयार होकर करवा चौथ की कथा सुन लीजिए, फिर व्रत भी खोलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। ओहो माँ जी, ये शादी की साड़ी बहुत भारी है, चलने में परेशानी हो रही है। भाभी, मैं आपको उठाकर ले चलता हूँ। भला मैं आपको किसी परेशानी में कैसे देख सकता हूँ? ओफो, बस कीजिए देवर जी, और कितनी हंसी ठिठोले करोगे? सामने से हटिए। पल्लवी ऐसा कहकर देवर के पेट में कोहनी मारकर चल देती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू चंद्रमा देखकर अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। वक्त गुजरता है। एक सुबह डाकिया आता है और विराट के हाथों में एक लेटर देता है, जिसे पढ़ने के बाद खुशी से वो उछलने लगता है। ये माँ, भाभी, भैया, पिताजी, प्रिया, देखो तो क्या हुआ। खुशी के मारे विराट भाभी को गोद में उठा लेता है, फिर छोड़ देता है। अरे देवर जी, अभी मैं कितना डर गई थी। ऐसा क्या हुआ कि आपने पूरे घर को सर पर उठा लिया, और मुझे भी? हाँ छोटे, बताना क्या हुआ है। बोल, बैलगाड़ी कहीं के। अरे पिताजी, भैया, कुछ समय पहले मैंने एक एमएनसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसी कंपनी से मुझे ऑफर लेटर आया है, तो बस उसी के लिए कल मुझे जाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा बेटा बड़ी कंपनी में जाकर काम करेगा। अरे वाह देवर जी, कांग्रेचुलेशंस। कांगेजुलेशन। अरे भाभी, ऐसा नहीं होता है, कंग्रेचुलेशन होता है। हाँ हाँ, वही वही। ओफो, अब भाभी मैं आपको तंग नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छे से रहना, लेकिन वापस आकर मैं आपको बहुत तंग करूंगा। देवर जी, मुझे भी आपकी याद आएगी। अच्छे से काम करना वहाँ। जब भैया आप अच्छी पैसे कमाने लगे तो मेरे लिए शहर से सूट लेकर आना। जरूर मेरी बहन। अरे बड़े भैया, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। अरे हमारा छोटा भाई इतना पढ़ाई लिखाई करके आगे पहुंच गया, तो बस खुशी के आंसू झलक रहे हैं। अच्छा है ना, हमारी तरह किसानी नहीं कर रहा, नहीं तो परेशान हो जाता। भैया, आज मैं जो कुछ भी हूं सब आपकी वजह से हूं, क्योंकि आपने ही मुझे पढ़ाया लिखाया है। अरे बहुत रोना धोना हो गया। अश्विनी, मेरे बेटे के लिए रबड़ी बना दो, जरा हम भी मुंह मीठा करें। हाँ बिल्कुल। फिर सब रबड़ी से मुंह मीठा करते हैं। अगले दिन विराट दिल्ली चला जाता है और वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात ओनर की बेटी गीता से होती है, जो कि उसे देखती रहती थी, और विराट को भी वो थोड़ी बहुत पसंद आ गई थी। लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो उससे कोई बात नहीं करता था। एक दिन गीता उसके पास फाइल के काम से आती है कि टकराकर उसकी बाहों में ही गिर जाती है। थैंक्स, तुमने मुझे बचा लिया विराज। मैं बहुत समय से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम। मुझे मैम मत बोलो, गीता बोलो। एक्चुअली आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। गीता, आप, सॉरी मैम, आप ये क्या बात बोल रही हैं? मैं एक गरीब परिवार से हूं जो कि गांव से आया है, और आप इस बड़ी सी कंपनी के मालकिन हैं। अगर शादी भी हो जाएगी तो आप मेरे साथ रहेंगे कैसे? क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ नहीं बस सकता। देखो, इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती, बस मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इतना तो कर सकती हो ना? और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो दोबारा मैम मत बोलना। तुम्हारी आंखों में देखा है मैंने। ओके गीता। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। कभी पिज्जा हाउस जाते हैं तो कभी मूवी डेट पर। देखते ही देखते 7 महीने बीत जाते हैं। वो अपनी सैलरी को गांव में भी हर महीने देता था। उसके घर वाले बहुत खुश थे। फिर गीता उससे शादी करने के लिए कहती है। तुम श्योर हो ना, मेरे साथ गरीबी में भी रह लोगी? हाँ विराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जैसा बोलोगी वैसे रह लूंगी। फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और विराट उसे अपने गांव लेकर आ जाता है, जहां छोटे से ससुराल को देखकर गीता का मुंह बन जाता है और अश्विनी उसका गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, देखो मैं तुम्हारी सास हूँ। ये तुम्हारी जेठानी पल्लवी है, ये तुम्हारे ससुर जी, और ये ननंद और जेठ। जी, आप सभी को नमस्ते। ये क्या, जमीन पर खाना बनता है? न मार्बल है, न टाइल का फ्लोर है, बस मिट्टी मिट्टी है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? जहां तक मेरी नजर पड़ रही है, ऐसा लग रहा है सामने से 2 ही कमरे हैं। हाँ बहू, हमारा घर छोटा है ना, इसीलिए 2 ही कमरे हैं। एक तेरा कमरा, एक पल्लवी बहू का,
और हम तीनों तो कभी आंगन में सो जाते हैं, कभी रसोई में। हाँ देवरानी जी, बेफिक्र होकर रहना। हे भगवान, इतनी छोटी सी घर में मैं कैसी रहूंगी। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। गीता एक अमीर घर की होकर छोटे से गरीब घर में बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जिसके कारण वो अपने पैसों का रौब दिखाने लगती है। एक दिन पल्लवी उसे आलू का पराठा देती है। गीता, ये आलू का पराठा खाओ, मैंने बहुत अच्छा बनाया है। छी, ये इतना ऑयली आलू का पराठा है या तेल का पराठा है? अरे, ये ऑयली नहीं, घर का बना हुआ देसी घी है, खाओ तो। नो वे, ये बकवास, आप ही खाओ। मैं फिटनेस मेंटेन करके रहती हूँ, मुझे नहीं खाना है। मैं अपने लिए चाइनीज ऑर्डर करती हूँ। अपनी जेठानी को बुरा भला कहकर गीता चली जाती है। शाम को अपने लिए चाइनीज नूडल्स ऑर्डर करके खाती है। साथ में विराट भी होता है। तभी जेठ आ जाते हैं। ओहो विराट, तूने दाल चावल खाई क्या? इसमें नमक नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। ओहो, मुझे चैन से यहाँ कोई खाने भी नहीं देता। आ गए मेरे कमरे में, शर्म नहीं आती इन्हें। जेठ जी, ये लीजिए, आपने कभी खाया नहीं होगा चाइनीज नूडल्स, ट्राई करेंगे? गीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को ऐसा कहने की? अब भैया इस उम्र में तुम्हारा झूठा खाएंगे क्या? वो गलत क्या कह दिया मैंने? आई ही क्यों वो मेरे कमरे में? अच्छा लगता है देवरानी के कमरे में आना खाते समय? गीता, हद पार कर दी तुमने तो। अरे विराट, ये तू क्या कर रहा है? होश में आ। कोई बात नहीं, जाने दे। तेरी पत्नी शहर की है, उसे गांव के तौर तरीके नहीं पता, धीरे धीरे सीख जाएगी। विक्रम समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। वक्त गुजरता है। गीता का बर्ताव बिल्कुल नहीं बदलता है। उसकी बदतमीजी को घर का हर व्यक्ति नजरअंदाज कर रहा था। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन भी आ जाता है, जहां घर की सभी औरतें सज धज कर छत पर थीं। चंद्रमा की राह देख रही थी कि भूख लगने के कारण गीता के हाथ से करवा चौथ की थाली गिर जाती है। हे भगवान बहू, तूने ये क्या किया? तुझे पता है तूने कितना बड़ा अपशगुन किया है? पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं और तूने इसी थाली को गिरा दिया। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसी चीजों में तो लापरवाही मत किया कर। अमीरी का घमंड इतना अच्छा नहीं होता। हाँ गीता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हारी हर गलती को माफ किया है आज तक, इसका क्या करें? गीता रोते रोते कमरे में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। फिर उसकी सास और जेठानी जी उसके पास जाकर उससे कहती हैं, अच्छा बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। चलो अब करवा चौथ का त्योहार मना लो, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, जेठानी जी, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। ये मुझसे गलती से हो गया, अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलतियां सबसे होती हैं। चल, अब जो होना था सो हो गया। जी माँ जी। ओहो माँ, भाभी, चांद आ गया है। इस तरह अमीर बहू को सबक मिल जाता है। फिर घर की औरतें चंद्रमा को देखने के बाद छलनी में अपने पति को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।